सुप्रभात बच्चों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ झांसी की रानी का तीसरा पाठ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पाठ 11 झांसी की रानी पाठ तीसरा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पाठ थोड़ा लंबा था तो हमने इसके 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, जिससे हम आज तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी यहाँ पर चैप्टर हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि रानी झांसी में रानी बन के आई लक्ष्मीबाई, और फिर क्या हुआ कि कालगति ऐसी रही कि बाल गंगाधर राव का क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। झांसी में झांसी क्या थी, शोक समानी थी इत्यादि, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। आज यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इस और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मेरे साथ पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखेंगे, उसमें देखेंगे, क्योंकि उसकी सहायता से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगर पाठ समझ में आ जाता है तो आपको प्रश्न उत्तर इत्यादि करने में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा अपनी पुस्तक अपने पास रखें ताकि आपको जल्दी चीज़ें समझ में आए। और जहाँ तक है कि स्वयं भी आप पाठ की रीडिंग ज़रूर करें, पाठ को ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ना अति आवश्यक होता है भाषा में। ठीक है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती जिन उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, ये स्वतंत्रता का जो महायज्ञ हुआ, इसमें कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई वीर शहीद हो गए इसमें। नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। इन सैनिकों ने क्या करी, अपने अपनी जान की बाजी लगा दी। कई सैनिकों ने यहाँ अपनी जान की बाजी लगाई। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे ये नाम, और भारत के इतिहास गगन में हमेशा ये नाम अमर रहेंगे जिन्होंने देश की रक्षा करते करते जो शहीद हो गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी यह कुर्बानी, उनकी वह कुर्बानी क्या कहलाती है, आज जुर्म कहलाती है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए वो क्या था, कुर्बानी नहीं थी, वो क्या था, एक जुर्म था। ठीक है, तो कवित्री फिर दोहराती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो पुरुषों के समान मैदान में लड़ी, वो कौन थी, झांसी की रानी थी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता के इस महान यज्ञ संग्राम में देश के कई श्रेष्ठ वीर काम यानी शहीद हो गए। इनमें नाना धुंधुपंत तात्या तात्या टोपे चतुर अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे साहसी और सुंदर व्यक्तित्व वाले सैनिक शामिल थे, साहसी सैनिक शामिल थे। इन सभी वीरों के नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में हमेशा सितारों की तरह अमर रहेंगे। वो हमेशा क्या रहेंगे, अमर रहेंगे। विडंबना यह थी कि जिस देश की आजादी के लिए इन वीरों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अंग्रेजों के शासन में उसकी कहीं उनकी वही कुर्बानी जुर्म कहलाती थी। वो क्या थी, जुर्म कहलाती थी, वो क्या कुर्बानी नहीं कहलाती थी। अंग्रेज उन्हें विद्रोही और अपराधी मानते थे। अंग्रेज क्या मानते थे कि ये विद्रोही हैं, आतंकी हैं और अपराधी हैं।
ठीक है। अंत में कवित्री दोहराती है कि बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यह सुना है कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों जैसी वीरता के साथ लड़ी थी। ठीक है, तो अगली पंक्तियां हम देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आज पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि इनकी गाथा छोड़ चले, अब हम इन कवित्री कहती है कि इनकी गाथा छोड़ दो, देखो झांसी के मैदानों में जो युद्ध हो रहा है उसकी तरफ देखते हैं, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहां क्या, लक्ष्मीबाई मर्द बनकर मर्दों के बीच में खड़ी है, मीन्स कि पुरुषों के बीच में पुरुष बनकर वो लड़ रही है। जहां लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच में खड़ी है और पुरुष बनकर ही वो युद्ध कर रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। कौन आ गया था अपनी सेना लेकर? लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ पहुंचा अपनी सेना लेकर और जवानों से आगे निकलता हुआ वो आया। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने अपनी तलवार खींच ली और द्वंद हुआ आसमानों में। द्वंद का अर्थ है युद्ध, और युद्ध हुआ आसमानों में, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान में युद्ध हो रहा हो। जख्मी होकर वाकर भागा, वाकर जख्मी हो गया इस युद्ध में और अपनी और वहां से मैदान छोड़कर भाग गया। उसे अजब हैरानी, उसे क्या हुई थी? अजब, वो हैरान था कि एक नारी, एक नारी इतने साहस से लड़ सकती है। ठीक है, और उसे उसकी वीरता पर हैरानी थी, अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो, कवित्री फिर दोहराती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने सुनी कहानी थी, युद्ध के मैदान में जो पुरुषों की भांति लड़ी वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इसका अगला हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे कवित्री कहती है कि अन्य वीरों की कहानियों को छोड़कर अब झांसी के उन मैदानों की ओर चलते हैं जहां युद्ध छिड़ा हुआ है। वहां रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच एक वीर पुरुष बनकर खड़ी है। इसी बीच अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और सैनिकों के बीच से आगे बढ़कर रानी को चुनौती देता है। रानी लक्ष्मीबाई तुरंत अपनी तलवार खींच लेती है और दोनों के बीच भीषण युद्ध हो जाता है। कवित्री इस युद्ध को आसमानों का द्वंद कहती है। कवित्री क्या कहती है? कवित्री ये लिखती है कि मानो ये द्वंद कैसा हो रहा था, आसमानों में हो रहा था। कवित्री इसे आसमानों का द्वंद कहती है, क्योंकि एक और मंदांध, मंदांध होता है अहंकारी, क्योंकि एक और अहंकारी अंग्रेज अधिकारी था और दूसरी ओर भारत की वीर नारी। इस युद्ध में क्या था? एक और अंग्रेज था जो अपने अहंकार में अंधा हुआ था, और दूसरी कौन थी? भारत की वीर नारी। रानी के प्रहारों से लेफ्टिनेंट वॉकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। वह एक महिला की ऐसी वीरता और युद्ध कौशल को देखकर अत्यधिक हैरान रह जाता है। वो क्या करता है? उसकी युद्ध कौशल को देखकर क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है। अंत में कवित्री कहती है, बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पुरुषों की तरह बहुत वीरता से लड़ी थी। अगली पंक्तियां हम देख लेते हैं इसकी। अगली पंक्तियां हैं, रानी बड़ी कालपी आई, 100 मील निरंतर पार। अब क्या हुआ? रानी क्या 100 मील निरंतर आगे बढ़ती ही गई, आगे बढ़ती ही गई। घोड़ा थक गया गिरा भूमि पर, गया तत्काल सिधार। क्या स्वर्ग, स्वर्ग तत्काल सिधार।
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी हुई रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ, रानी आगे बढ़ी, और क्या हुआ, जैसे ही रानी आगे बढ़ी तो 100 मील तक आगे बढ़ी, उसने रानी आगे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन घोड़ा उसका क्या हो चुका था, वो अत्यधिक थक चुका था और भूमि पर गिर गया, और गिरते ही वो स्वर्ग सिधार गया, उसने प्राण त्याग दिए। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, फिर यमुना तट पर जो युद्ध हुआ उसमें भी अंग्रेज रानी से हार गए, और विजयी रानी आगे चल दी, और विजय होकर रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और आगे चलकर क्या करा उन्होंने, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र थे, जो वहां का राजा थे वो अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, ठीक है। वो उन्होंने क्या करा, रानी के डर से वो अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग गए। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो पुरुषों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी थी। इसकी व्याख्या, इस इन पंक्तियों की व्याख्या हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, कवित्री कहती है कवित्री कहती है कि झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील का रास्ता तय कर कालपी पहुंची, ठीक है। 100 मील का रास्ता तय किया उन्होंने, और इतनी लंबी तेज यात्रा करने के कारण उनका घोड़ा बुरी तरह से थक गया, और जमीन पर गिरते ही उसने प्राण क्या करे, प्राण त्याग दिए। इसके बाद यमुना तट पर एक बार फिर रानी और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। यमुना तट पर अंग्रेजों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद रानी आगे बढ़ी, और उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया जो अंग्रेजों के मित्र थे, ठीक है, ये जो राजा सिंधिया थे ग्वालियर के, ये अंग्रेजों के मित्र थे। वो क्या हुए, रानी के डर से अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए, ग्वालियर से अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग गए। अंत में कवित्री कहती हैं, बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों जैसी वीरता के साथ अंत तक लड़ती रही, ठीक है। तो अगली पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं। देखिए अगली पंक्ति है, विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना, फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, ये युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे रोज आ रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, विजय मिली। अब यहाँ यमुना के तट पर भी विजय, अंग्रेज भाग गए थे, ठीक है, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा, सिंधिया ग्वालियर अपनी राजधानी छोड़कर चला गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। ये जो खुशी मिली थी ये कुछ ही क्षण की थी, ये विजय की जो खुशी मिली थी ये कुछ ही क्षण की थी, कि कुछ समय बाद ही क्या हुआ, अंग्रेजों की सेना ने फिर से क्या कर दिया, रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, जनरल स्मिथ इस बार क्या था, सम्मुख था, सामने था। अब इसने मुंह की खाई थी, इसने क्या करा, मुंह की खाई थी। अब इसने क्या करा, इसको भी हार का सामना करना पड़ा, इसको भी क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। स्मिथ ने भी मुंह की खाई थी, मतलब उसने भी हार का सामना किया।
कान्हा कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। इस बार रानी के संग कौन थी? दो वीर वीरांगनाएं, दो वीर योद्धा, उनकी दो सहेलियां उनके साथ थी, कान्हा और मंदरा। ये उनकी दोनों सहेलियां थी जो इस बार उनके संग में लड़ी आई थी लड़ने। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कान्हा और मंदरा ने इस बार क्या कराई थी? युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई थी दुश्मनों को, ठीक है। पर पीछे रोज रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब क्या हुआ? स्मिथ को तो हरा दिया, लेकिन पीछे से हुरुज रोज आ गया। हुरुज रोज, हुरुज रोज एक ही इसका नाम है, ठीक है, अंग्रेज का नाम है ये। जैसे स्मिथ है वैसे ही ये अंग्रेज शासक का नाम है, ठीक है। तो पीछे, पर पीछे हुरुज रोज आ गया। क्या? पीछे से एक अंग्रेज और आ गया, हुरुज रोज जिसका नाम था। हाय घिरी अब रानी थी, रानी फिर से घिर गई थी। फिर अंग्रेजों की सेना ने रानी को घेर लिया था। बुंदेलखंड के बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, जो वीर, जो युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी, वो झांसी की रानी थी, ठीक है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। कवित्री कहती है कि ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद रानी को क्या मिली? विजय मिली। अब ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था रानी ने, उसके बाद उनको विजय मिली, लेकिन यह कुछ क्षणिक की थी। ये खुशी क्या थी? कुछ क्षण की ही थी, क्योंकि अंग्रेजों की सेना उन्हें फिर से अंग्रेजों की सेना ने क्या करा था? उन्हें फिर से घेर लिया था। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ की सेना थी। रानी ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया, उसने मुंह की खानी थी। उसने क्या करा? उसने भी वो भी क्या हो गया? युद्ध में परास्त हो गया, हार का सामना करना पड़ा उसे भी। इस युद्ध में रानी अकेली नहीं थी, उसकी दो सखियां कान्हा और मंदरा भी उसके साथ थी। इन दोनों वीरांगनाओं ने भी युद्ध क्षेत्र में अपनी तलवारों से शत्रुओं के बीच तबाही मचा दी थी और अद्भुत पराक्रम दिखाया था। लेकिन तभी स्मिथ को हराने के बाद एक दुखद मोड़ सामने आया। पीछे की ओर से अंग्रेज अधिकारी हुरुज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। हुरुज क्या करा? अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। और अब क्या हुआ? अब रानी दोनों ओर से अंग्रेजों की सेनाओं से घिर चुकी थी, अंग्रेज की सेनाओं से घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी झांसी की रानी, अंत तक पुरुषों की तरह वीरता से लड़ती रही, ठीक है। तो अगली पंक्तियां हम देख लेते हैं। अगली पंक्तियां क्या है, फिर क्या होता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से अब दोबारा फिर से रानी को घेर लिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ? तो भी मार काट चलती बनी सैन्य के पार। अब क्या? तब भी मार काट करते हुए वो सैन्य को सेना से आगे निकल गई। कौन? लक्ष्मीबाई। तब भी वो रुकी नहीं और मार काट मचाती हुई वो सेना से आगे निकल गई। किंतु सामने नाला आया। सामने क्या आ गया? नाला आ गया था। यह संकट विषम अपार था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया? वो मार काट करते हुए आगे बढ़ती गई और उसने सेना को पार कर लिया, सेना से वो बाहर निकल गई। लेकिन क्या हुआ? सामने एक नाला आ गया और यह समय क्या हो गया था? बहुत ही संकटमय, बहुत ही विषम था। और ये संकट क्या था? बहुत बड़ा संकट उसके सामने आ गया था, क्योंकि उसका जो परिशिक्षित घोड़ा, जो ट्रेंड घोड़ा था, जो रानी का अपना घोड़ा था, जो वो नाला पार करना जानता था, वो घोड़े की मृत्यु हो चुकी थी, वो तो रहा नहीं। लेकिन अभी जो रानी के पास घोड़ा था, वो घोड़ा क्या था? नया था, उसे उसका अंदाजा नहीं था, वो नाला पार करना नहीं जानता था। घोड़ा वहीं अड़ गया,
उसने नाला पार करने की कोशिश ही नहीं करी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था और वहीं अड़ गया। इतने में आ गए सवार, इतने में घुड़सवार आ गए, मतलब अंग्रेजों के सैनिक वहां पर आ गए। रानी एक थी, रानी उस समय क्या थी, अकेली थी। शत्रु बहुतेरे, और क्या थे, शत्रु बहुत अधिक थे। होने लगे वार पर वार, अभी भी रानी रुकी नहीं थी और वार पर वार होने लगे दोनों तरफ से। घायल होकर गिरी सिंहनी, और ये सिंहनी आज घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे वीर गति पानी थी, इसे तो अब क्या पानी थी, वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, जो जो युद्ध के मैदान पर पुरुषों की बाजी लड़ी, वो झांसी की रानी थी। इसका हम क्या करेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। कवित्री वर्णन करती है कि रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को काटते हुए, भीषण मार काट मचाते हुए अंग्रेजों की सेना के पार निकल आई। वो सेना से पार बाहर निकल आई थी, लेकिन तभी अचानक सामने एक नाला आ गया। यह रानी के लिए एक अपार संकट था। रानी के लिए क्या था, अपार संकट था, क्योंकि उनका पुराना और प्रशिक्षित घोड़ा मारा जा चुका था। उनका प्रशिक्षित घोड़ा क्या हो गया था, मारा जा चुका था, और यह नाला नया घोड़ा था। यह नया होने के कारण नाला पार करने के बजाय वहीं अड़ गया। उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, तो इसीलिए वो वहीं रुक गया। और क्या हुआ, इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज घुड़सवार वहां पहुंच गए। जो सेना उसका पीछा कर रही थी वो वहां पहुंच गई। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे। और क्या थे, रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे। दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। रानी रुकी नहीं, अभी भी वो वार करती रही। अंत में वह वीर सिंहनी घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी, अत्यधिक घायल हो गई। उन्हें देश के लिए वीरगति प्राप्त करनी थी और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के समान साहस दिखाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ठीक है, तो अगला पद हम पढ़ लेते हैं। अगला पद है, गई रानी गई सिदार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ दिखा गई, सिखा गई, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी सिधार गई, रानी क्या हो गई, रानी स्वर्ग शहीद हो गई। लड़ते लड़ते क्या हो गई, शहीद हो गई। अब घोड़े की सवारी नहीं, उसकी चिता ही उसकी क्या थी, चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी। अब चिता ही उसकी क्या थी, सवारी थी। मिला तेज से तेज, अब तेज है आत्मा का प्रकाश और परमात्मा से मिलन हो गया। तेज से तेज, प्रकाश और परमात्मा से मिलन हो गया, जिसकी वो क्या थी, सच्ची अधिकारी थी। जो उसका अधिकार था वो उसे मिला। अभी उम्र कुल 23 की थी। उसकी उम्र कितनी साल की थी, 23 साल की थी। 23 साल में ही उसने इतना युद्ध लड़ा और वो क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। वह केवल 23 साल की थी, 23 ईयर। ठीक है, 23 साल की थी। वह कोई मनुष्य नहीं थी, मनुज नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं थी, मानो वो कोई देवीय अवतार थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। वो हमको जीवित करने आई थी, हमें जगाने आई थी, हमारे अंदर स्वतंत्रता की आग लगाने आई थी। वो क्या करने आई थी, हमको जीवित करने आई थी। वो स्वतंत्रता नारी थी।
दिखा गई, पथ सिखा गई, हमें वो रास्ता पथ दिखा गई और हमें एक सीख सिखा गई। हमको जो सीख सीखनी थी, जो सीख हमने सीखनी थी, वो सीख हमको वो सिखा गई कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये वो सीख दे गई। बुंदेलहर बोलो, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, और ये खूब पुरुषों के भांति जो लड़ी वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब यहीं पर इसका देखिए, इसी का हम यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई और स्वर्ग सिधार गई। अब युद्ध के मैदान का घोड़ा नहीं, बल्कि चिता उनकी अलौकिक सवारी थी। कौन? चिता ही उनकी क्या थी? अलौकिक सवारी थी। उनकी आत्मा का प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से मिल गया था। उनकी आत्मा का जो प्रकाश था वो परमात्मा के प्रकाश से मिल गया था। वह वास्तव में उस ईश्वरीय प्रकाश की सच्ची हकदार थी। वही क्या थी? उस ईश्वरीय प्रकाश की सच्ची हकदार थी। रानी की आयु उस समय मात्र 23 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने वीरता दिखाई और उसे लगता लगता था कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उससे लगता था क्या? रानी को देखकर लगता था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई दैवीय अवतार थी। वे एक ऐसी स्वतंत्रता की देवी बनकर आई जिन्होंने हम भारतीयों को गुलामी की नींद से जगाकर जीवित कर दिया, और वे हमें आजादी का रास्ता दिखा गई और वह सीख दे गई जो हमें सीखनी जरूरी थी कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कैसे किया जाता है। बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोलों के मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी। देखते हैं अब अगली पंक्ति। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरे बलिदान आवेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। जो मद माती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमीट निशानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब कहते हैं कि जाओ रानी, जाओ तुम, अब तुम्हें विदा करते हैं, तुम स्वर्ग सिधार जाओ। अब कवित्री कहती है कि जाओ रानी जाओ, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। कृतज्ञ, हम तुम्हारे हमेशा क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे। कृतज्ञ का अर्थ है आभारी। हम हमेशा तो भारतवासी तुम्हारे आभारी रहेंगे। यह तेरा बलिदान हमेशा याद रहेगा, अविनाशी होगा, कभी नहीं इसका विनाश होगा। जो जो बलिदान तुम्हारा है वो कभी नहीं मिटेगा। वो स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान तुमने दिया है आजादी के लिए, वो कभी नहीं मिटेगा। चाहे चुप हो जाए इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को, चाहे सच बोलने वालों को फांसी पर क्यों ना चढ़ा दिया जाए, चाहे मदमाती विजय मिटा दे, चाहे कोई गोलों की बारिश करके झांसी को क्यों ना मिटा दे, लेकिन तुम्हारी याद को हमारे दिलों से कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारी यादें क्या हैं? अविनाशी हैं, वो कभी मिट ही नहीं सकती। तेरा स्मारक तू ही होगी, कहती है रानी कि तेरा स्मारक तू ही है। तुम्हें स्मारक की जरूरत नहीं है कि हम तुम्हारा स्मारक बनाएं तब तुम्हें लोग करें, नहीं, तुम ही अपना स्मारक हो। तुम्हें स्मारक की भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तू खुद अमिट निशानी है। तुम क्या हो? खुद ही अमिट निशानी हो। तुम खुद ऐसी निशानी हो जो कभी मिट नहीं सकती। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कवित्री कहती है, हे रानी, अब आप स्वर्ग सिधार जाइए। हम सभी भारतवासी आपके इस महान बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ आभारी रहेंगे। आपका यह बलिदान भारत में ऐसी स्वतंत्रता की ज्योति जगाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। क्या होगी? जो कभी नष्ट नहीं होगी। भले ही इतिहास आपके बारे में चुप हो जाए, भले ही इतिहास आपके बारे में चुप हो जाए,
भले ही सच बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या कोई सच बोलने वाला है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फिर गोलों की बौछार से झांसी का नामो निशान मिटा दिया जाए, या फिर गोलों की बारिश से झांसी का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन आपकी वीरता को कोई मिटा नहीं पाएगा, लेकिन आपकी जो वीरता है उसे कोई नहीं मिटा पाएगा। अंत में कवित्री कहती है, हे रानी, आपको किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही अपनी एक ऐसी यादगार हो जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी मिटा ही जिसे कभी कोई मिटा ही नहीं सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आपका व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा स्मारक है, और आप ही क्या हो,